जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा वो प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आप बताइए कि नीरव मोदी, विजय माल्या और जो दाऊद इब्राहिम था तो उसको ये क्यों नहीं ला पा रहे हैं? तो इन लोगों को जिन्होंने भगवान को ला दिया तो इनको क्यों नहीं ला पा रहे हैं? नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। कुशीनगर जिले में है हाटा विधानसभा में रात का वक्त है और ऐसे में हम मिले हैं एक नेताजी से जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हाटा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं, ताल ठोकेंगे और चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। लेकिन जो दिलचस्प बात ये है इनसे रात के वक्त मुलाकात करने की, वो ये है कि ये 30 साल से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। RSS जैसे संगठन से जुड़े रहे, बजरंग दल जैसे संगठनों में इन्होंने काम किया, त्रिशूल दीक्षा जैसे कार्यक्रम इस हाटा विधानसभा में इन्होंने आयोजित करवाया, सफल करवाया। इन तमाम चीज़ों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने RSS, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करते हुए आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक धुरी से दूसरे धुरी यानी विपरीत धुरी की बातें हैं। जो विचार हैं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों के विचारों में। मैं बात करूं अगर आज़ाद समाज पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी या RSS के अनुसांगिक संगठनों की। तो देर न करते हुए सीधा नेताजी से बात करेंगे। शैलेश गुप्ता जी हमसे जुड़ेंगे और उनसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर 30-32 साल की जो तपस्या है उसमें ये कैसा विघ्न आ गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और RSS जैसे संगठन को छोड़ करके, हिंदू युवा वाहिनी को छोड़ करके आप अब आज़ाद समाज पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी बताएं कि क्या मामला हुआ। मैंने जैसा बताया 30-32 साल का समर्पण, त्याग, सब कुछ एक झटके में दरकिनार करके आज़ाद समाज पार्टी। देखिए, प्रैक्टिकली तौर पे मैंने देखा कि वहाँ पिछड़े दलितों को जो है दोयम दर्जा प्राप्त है। तो दोयम दर्जा का आशय आप समझते ही होंगे। तो ऐसे में अब वहाँ रहना उचित तो है नहीं। दोयम दर्जे का मतलब अब समझा दीजिए। अब दोयम दर्जे का मतलब यही है कि आप आखिर ऐसा क्या देख लिया? मैंने या कि हिंदू और हिंदू की बात हो रही है तो आखिर पिछड़े और दलित समाज के भी लोग तो हिंदू हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है तो उसमें पिछड़े समाज के ही लोगों का क्यों घोटाला हुआ? अभी कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों पहले जो छात्रवृत्ति की बात हुई बच्चों की, तो छात्रवृत्ति भी जो है कि बच्चों के जाति के आधार पर, राम मंदिर में पिछड़े समाज के लोग जब देश के अंदर 60% हैं तो 60% लोगों में क्या एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो मंदिर का कमेटी में सदस्य बन सके? हम IIT को टॉप कर सकते हैं, IS टॉप कर सकते हैं, सभी चीज़ों में मैं टॉप कर सकता हूं। तो क्या हमारे समाज पिछड़े वर्ग के लोग जो है कि मंदिर कमेटी के सदस्य बनने के लिए नहीं योग्य हो सकते हैं? उस कमेटी में कोई नहीं है आपके समाज से? हमारे ही समाज से नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग से 60% वर्ग से एक भी व्यक्ति को नहीं रखा गया। तो कहीं न कहीं जातिवाद है। पिछड़े दलितों को धार्मिक हिसाब से जो है कि शूद्र कहा जाता है। तो इस समय तो वही तो सरकार दिखाना चाहिए ना कि शूद्रों को हम नहीं रखेंगे। अगर शूद्र नहीं मानती तो पिछड़े को क्यों नहीं रखें? आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नर में नारायण बसते हैं, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। दलितों को भी हिंदू का मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनको कहा गया कि दलित भी हमारे हिंदू भाई हैं, और आपके जो आरोप हैं ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा की बात आप कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो दलितों का पैर धोए हैं, तो आप बताइए ना कि 5 साल में दलितों का जो है कि सफाई कर्मियों के कौन सी उन्होंने अच्छा काम कर दिया जिससे उनकी दशा सुधर जाए? केवल पैर धो देने से और चैनल पर दिखा देने से दलितों का दशा नहीं सुधरने वाला है। आज दलित वर्ग के लोग नाली काटने के लिए भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आप हमको ये बताइए कि आखिर मामला क्या हुआ? 30-32 साल में काहे उखड़ गए आप? हम उखड़ नहीं गए, हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि ये लोग जो है दोहरे चरित्र से काम कर रहे हैं। अगर दोहरा चरित्र नहीं होता तो फिर आप बताइए कि
60% में राम मंदिर कमेटी में सभी लोगों ने, आप कल्याण सिंह जैसे लोगों को इन लोगों ने नहीं जगह दिया, तो इससे तो सिद्ध होता है ना कि पिछड़े वर्ग के लोग भी शुद्र हैं, इनको नहीं रखना चाहिए मंदिरों में। खाना भी तो खा रहे हैं, जाके बता तो रहे हैं कि सब हमारे भाई हैं। आप बता करके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी खाना खा रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा दलित है जिसके घर आपको पत्तल ले जाने करके खाने की आवश्यकता है, पानी पीने के लिए बट्टे की आवश्यकता है? क्या उसके घर, किसी दलित के घर अकेले आप पहुँचे तो उसके घर पत्तल और गिलास की आवश्यकता पड़ेगी? निश्चित रूप से छलावा है, ये दिखावा कर रहे हैं। मैं तो यही समझ करके हिंदू वाहिनी में काम कर रहा था कि ये कहीं जाति पात की भाव नहीं रखती हैं, ये सबको जो है समानता का अधिकार दिलाने की बात करती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखा। अच्छा। पत्तल ले जा करके खाने की क्या जरूरत है, बट्टे में पानी पीने की क्या जरूरत है? यानी दिखावा हो रही है भारतीय जनता पार्टी तरफ से। दिखावा हो रही है। हिंदू वाहिनी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, साबोज के कार्यक्रम होते हैं तो जब 100 लोग होते हैं तब जो है कि हमको पत्तल की आवश्यकता पड़ती है। अकेले किसी दलित के घर जाएं तो हमको बट्टे की कहाँ से जरूरत पड़ जाएगी? अच्छा, तो ये चीजें आपको कब दिखाई दी? हमने देखते देखते देखा कि हो क्या रहा है। यहाँ एक ही वर्ष से 5-5 सांसद हो रहे हैं, एक ही वर्ग के लोग, तो दूसरे वर्गों का नंबर कब आएगा? अच्छा, जैसे अभी देख लीजिए कुशीनगर में आप चलिए, तो कुशीनगर में हमने देखा कि राम नगीना जी को बार बार टिकट दिया गया, फिर गुड्डू पांडे को दिया गया, फिर विजय दुबे जी को दिया गया। तो दूसरे लोगों का सबका साथ सबका विकास है, तो दूसरे वर्ग के लोगों को कब नंबर आएगा? देवरिया में चलिए, तो देवरिया में श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जनरल साहब को टिकट 2 बार दिया गया, फिर रमापत राम त्रिपाठी को दिया गया, कलराज मिश्रा जी को दिया गया। तो क्या आप दिखाना चाहते हैं कि केवल यही लोग योग्य हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि आपने भी कहीं चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था, नहीं हुआ, तो ये इख्तलाफ है या वाकई जो है कार्यकर्ता के रूप में पिछले नगर पालिका का चुनाव में मैंने टिकट मांगा, नहीं दिया गया। अच्छा, सपा और बसपा के लोगों को दिया गया। मनोनीत सीटें जो है यहाँ की, एक भी कार्यकर्ता को नहीं बनाया गया। तो मैं तो प्रैक्टिकली देख करके, मैं मुझसे कोई डिबेट करना चाहे तो आकर देख सकते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, सत्य के पीछे जो है, सच्चाई में इतना पावर होता है कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। सत्य में जयते का भारत है यहाँ। तो आपने भाजपा छोड़ दिया, आरएसएस छोड़ दिया, सब छोड़ दिया जी। तो आजाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया है? आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन इसलिए किया कि आज़ाद समाज पार्टी जो है कि संविधान को मानने वाली पार्टी है। ये संविधान को ही अपना धर्म मानती है, संविधान के अनुसार ही चलने का इनका मार्ग है। तो हम इसलिए, या भारत जो है संविधान का देश बनना चाहिए, यहाँ धर्म के आधार पर थोड़ी ना जो पैमाना होना चाहिए। तो जहां आप पहले रहे वो तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट वगैरह देने वाले लोग हैं, कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति हमारे नस नस में बसी है। और आरएसएस हो या बीजेपी हो, उसके जो नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ को लेके बड़े मुखर रहते हैं, राष्ट्रभक्ति को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के। और आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इस चीज़ को परिभाषित कर रही, चरितार्थ कर रही है। देखिए, यह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इनका मुद्दा है, और इसी मुद्दे को ये लोग भुना रहे हैं। और कुछ हकीकत में अगर जाएंगे तो कोई राष्ट्रवाद इनका नहीं है। अभी सत्ता नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, ये दूसरे में चले जाएंगे। अच्छा। दूसरे से भी गठबंधन कर लेंगे। कहाँ चला गया इनका राष्ट्रवाद? दिखना चाहिए ना कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। राष्ट्र का कौन सा उन्होंने काम किया? ये आप कह रहे हैं कि मैं राम को लाया हूँ। आप अब लोगों से प्रचार करवा रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। नहीं भाई, ये देखिए, राम को तो कोई नहीं ला सकता, तो भगवान है। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा वो प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आप बताइए कि नीरव मोदी, विजय माल्या और जो दाऊद इब्राहिम है, तो उसको ये क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जो भगवान को लाया तो इनको क्यों नहीं ला पा रहे? हाँ, मेरे कहने का अगर राष्ट्रवाद है तो इन लोगों को, जिन्होंने भगवान को ला दिया, तो इनको क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या दिक्कत है?
ये तो इसी मुद्दे पर आए थे कि हम सब माफियाओं को तमाम जो लेते हैं। विसंगतियां हैं, तमाम जो माफिया राज है, गुंडे मवाली बदमाश का सफाया होगा, है ना। देखिए, गुंडे मवाली बदमाशों की सफाया करना जो है सरकार की पॉलिसी सभी सरकारों में रहती है। कौन सरकार कितना सफल होती है, ये वर्तमान सरकार कितना सफल है, आप खुद आप देख लीजिए। जब आपने विद्रोह किया, इसे विद्रोह की भाषा कही जाती है, बागीपन कहा जाता है, तो जब आप बागी बने तो कोई समझाने आया कि अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है उनसे एकदम भिन्न है, वो ज़मीन आसमान का अंतर है। वो जान रहे हैं ना कि मैं शैलेश के साथ जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब ये पूरी पुस्तक पढ़ चुका है, तो उनके पास अब मुझे मनाने की क्या विकल्प है। मैं चाहता हूँ वो पुस्तक का निचोड़ बता दें आप हमारे दर्शकों को, अपनी विधानसभा के लोगों को उस पुस्तक का निचोड़ बता दें कि आखिर क्या है। पुस्तक का निचोड़ यही है श्रीमान जी कि देश भारत जो है में हर वर्ग के लोग रहते हैं, और यहाँ हिंदुत्व का सर्टिफिकेट पूरे भारत में कहीं लगता नहीं है। हम ओबीसी के हैं तो हम ओबीसी वर्ग में ही रहना है, दलित में नहीं जा सकते हैं, दलित ओबीसी में नहीं बन सकता है, तो कौन सा हिंदुत्व की राह आप ला रहे हैं। आखिर अगर हिंदुत्व की परिभाषा दिखानी होती तो इतने साल बाद मंदिर बना है, उस मंदिर में सभी वर्ग के लोगों को रखे होते, सभी लोग तो हिंदू थे, तो केवल यह दिखावटी हो रहा है। अगर दिखावटी नहीं रहता तो 70 साल में यह हिंदू 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 या जातिवाद को ये लोग नहीं खत्म कर पाए और दलितों की दशा को नहीं खत्म कर पाए। आज भी किसी गांव में आप जाकर देखिए कि दलितों की बस्ती को इन लोगों ने कैसे बना करके रखा है। न नाली है, न पानी की व्यवस्था है, न किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अब आपकी हाटा विधानसभा पे लौटते हैं जहां से आप प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। क्या स्कोप देखते हैं अपने लिए और कैसे जनता को कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क भी आप कर ही रहे होंगे जब पार्टी से प्रत्याशी हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए, लोग चाह रहे हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति मिले, और ईमानदार व्यक्ति की तरफ सबका झुका है। अब इसमें कौन छली के रूप में भी आ सकता है, तो मान लीजिए तो छल के रूप में तो जनता को हमेशा ठगा गया है, तो कब ठगे जाए जनता इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक लाइन में जानना चाहता हूँ, पवन केडिया विधायक थे, क्या जनता चली गई थी? देखिए, अब पवन जी तो चलेंगे, उनकी बात ही अलग है। आप क्षेत्रों में घूम रहे हैं, पूछिए कि पवन केडिया जी का जब उनके पार्टी के ही लोगों ने उनका सर्वे कर करके पार्टी की नाराजगी की वजह से उनका टिकट काट दिया कि कार्यकर्ता को अरुष्ट किए, तो निश्चित रूप से सही होगा। मैं तो कुछ कहूँगा तो लोग गलत आरोप सिद्ध कर सकते हैं। आप अपनी दावेदारी को लेकर कितना आशान्वित? हम तो अपनी दावेदारी की ईमानदारी के सत्यमेव भारत, सत्यमेव जयते का भारत है, यह गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जब आप आरएसएस की तरफ थे, बजरंग दल की तरफ थे, तो कहने के लिए तो बापू का देश है, गांधी का देश है, प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं, लेकिन तमाम जो आइडियोलॉजी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम विपरीत है। तो जो जनता आपको देखी है उस रूप में, अब इस रूप में कैसे एक्सेप्ट कर रही है? नहीं कह रही कि बाबू तू ही तो बाटा जो हमके का बतावत रहा। जी जी, बिल्कुल कह रहे हैं, उनका कहना भी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मान लीजिए अब तो मैं आया हूँ तो लोगों को पूरा प्रैक्टिकली तौर पे मैं मुझे बताने के लिए मैं सक्षम हो चुका हूँ, और मैं पूरा साबूत सहित उनको बता सकता हूँ। अच्छा, यानी पोल खोल अभियान जारी है? पोल नहीं खोलना है, उनका पोल तो खुल ही चुका है, अब बचा ही क्या है। अच्छा, अब बचा है, अगर मान लीजिए अगर वो खुद को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कहीं रेलवे आप देख रहे हैं डबल इंजन पे चलती है, सिंगल इंजन पर चलती है, जो बिगड़ जाती है उस पर डबल इंजन लगाए जाते हैं। आपने जो कुछ बहुत करीब से देखा, मान लीजिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 300 के पार अब की बार अगर आ गई तो क्या क्या चीज़ें होंगी आपके हिसाब से? और देखिए, पार्टी अब आ जाएगी तो मान लीजिए अब तक तो लोग देख ही रहे हैं कि पिछड़े दलितों के साथ ये क्या कर रहे हैं। अभी पूर्व में जिला पंचायत का आप चुनाव देखे ही हैं कि जहाँ पिछड़े दलितों का सीट था वहाँ किस तरह से लोग अत्याचार किए हैं। तो किए क्या? मतलब आप देखिए ना, गोरखपुर से आप देखिए कि गोरखपुर में किसी ने पर्चा भरने गया तो क्या हुआ, वहाँ लखीमपुर में किसी ने पर्चा भरने गया तो क्या हुआ। तो इस पे तो महाराज जी को बताना चाहिए ना कि मैंने उसके क्या सख्त कार्रवाई किया। अब जिस देश में और जिस सरकार में लोग अपना पर्चा तक न भर पाए तो कहाँ लोकतंत्र रह गया। तो ये लोग तो लोकतंत्र ही खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। अच्छा,
राजतंत्र लाना चाहते हैं जी। और अगर आ गए तो? अब आ गए तो मान लीजिए वो लोग जो भी लाएंगे, हम लोग तो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं एकदम बिल्कुल, उन लोग का खिलाफत किया जाएगा अगर ऐसा करते हैं लोग तो। चलिए, एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण एडवोकेट हैं और बड़े लड़ाका हैं, लड़ाकू हैं, आंदोलन के व्यक्ति हैं। मुद्दा किसी का हो, आमजन का उन्हें लगता है तो शुरू हो जाते हैं, जगह नहीं देखते, चाहे वो आजमगढ़ आके करना हो, गोरखपुर आके करना हो। गोरखपुर आ गए हैं, ताल ठोक रहे हैं योगी जी के सामने। अब आप उन्हीं के पार्टी से हैं, 36 किलोमीटर का फासला है आप में और उनमें। तो ऐसे में क्या समीकरण देखते हैं? जिस तरह का चैलेंज या जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया है चंद्रशेखर रावण ने, आप उन्हीं के पार्टी के नेता हैं अब, तो इसको लेकर के आपका क्या सोचना, क्या कहना है? देखिए, चंद्रशेखर जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर यह गलत है तो गलत को हटाने के लिए मैं आया हूँ, मेरा समर्थन कीजिए। और नहीं समर्थन करेंगे तो फिर उसी गड्ढे मुक्त भारत बनता रहेगा कागज में, और उसी गड्ढे में आप पड़े रहेंगे। तो तय करना है जनता को कि वास्तविक गड्ढा मुक्त में भारत में रहना है, उसी गड्ढे में रह करके गड्ढा मुक्त भारत बनाना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपने जो 30-32 साल काम किया है ज़मीनी स्तर पर, है ना, अब भले आप आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, तो वो जो सारे समीकरण देख रहे हैं आप गोरखपुर विधानसभा का, उसमें आपको क्या लगता है, आपने क्या महसूस किया कि क्या हो सकता है वहाँ पे? देखिए, गोरखपुर की जनता जी जो है इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रही है आंतरिक रूप से। अब चूँकि बहुत ढेर सारे व्यापारी का क्षेत्र है, शहर जो है व्यापारियों का होता है, और व्यापारी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। राजनीतिकों से तो और भरसक कोई नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात है, तब मुख्यमंत्री जी से कौन रिस्क लेने जाएगा? वो जनता अपना काम करेगी और अपना खुद जो समय आएगा तो 10 तारीख को बता देगी कि मैं किसके पक्ष में क्या किया। 10 तारीख को पता चल जाएगा? जी जी। अच्छा, चलिए, तो एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी हंसी आ गई, आपके विधानसभा के जो लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, ताकि आपको अपनी बात पहुंचाने में भी आसानी हो सके? क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो बीमारी है और जहाँ से बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उस बीमारी जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भी चाहते हैं, पिछड़े दलितों का भला भी चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। एक को ख़त्म करना पड़ेगा और तभी जो है जा करके यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त बन पाएगा। तो अब जनता का फैसला लेना है कि जनता क्या सोचती है। जनता जैसा करेगी वैसा उन्हीं के आगे आना है। अभी हमारे नगर पालिका के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन वर्मा जी को टिकट दिया है। मोहन वर्मा से आप एक बार ज़रूर पूछिएगा मेरे तरफ से कि इस क्षेत्र के गन्ना किसानों की घटतौली रोकने के लिए उन्होंने मिल गेट पर एक जो है कांटा लगवाया निःशुल्क। तो वो 5 साल में कांटे चालू क्यों नहीं हुए और वो घटतौली क्या नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? आखिर हम किसान गन्ना लेकर जाते, उस पर तौल करते, तभी तो मालूम होता। तो वो जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 25 वार्ड मेरे नगर पालिका के अंदर हैं। 25 वार्ड में 4 साल हो गए अध्यक्ष जी को। 4 साल में उनके एक भी जो है सार्वजनिक शौचालय के ताले नहीं खुले हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप गांव में जा कर के देखिए, ये लकड़ी जला रहे हैं अलाव के नाम पे। आज भी गांव में सर्वे कर लीजिए, 100% लोग अपना जो है अरकट कटकट जो है जो भी होते हैं जला करके अपना ताप रहे हैं। तो जनता सब जान रही है और जनता समय से जवाब जरूर देगी। तो ये हैं शैलेश गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और जनता समय पे जवाब भी देना जानती है। अब जनता क्या जवाब देगी, क्या होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक हम चलते हैं कहीं और दूसरे किसी नेता से, जन नेता से आपके मुद्दों की बात करते हैं। शैलेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।